नमस्कार, मेरा हक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। कोरोना ने सभी की जिंदगी को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, चाहे हम बच्चों की बात करें या फिर हम बुजुर्गों की बात करें। बच्चों को लेकर तो हमने कई चर्चाएं की हैं कि कई बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है, लेकिन बुजुर्ग भी ऐसे हैं जो आंकड़े राज्य सरकारों ने अलग अलग निकल के आ रहे हैं कि कई जो बुजुर्ग हैं वो निराश्रित हो गए हैं। उनके घर में जो कमाने वाला है उनका बेटा था, उनकी कोरोना की वजह से उनको खो दिया है। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे कि जो कोरोना के चलते जो निराश्रित बुजुर्ग हैं उनके हक की, उनके अधिकारों की, उनके संरक्षण को लेकर। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि इस कोरोना काल में क्या उनके साथ जो सुविधाएं उनको और बढ़ाने की जरूरत है, उनको और संवेदनशीलता के साथ आगे ले जाने की जरूरत है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ प्रकाश नारायण बारगावकर जी हैं, हेल्पेज इंडिया से जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ संजय चड्ढा जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं। और तीसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, विपिन कुमार जी डूसिप के सदस्य हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। प्रकाश जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा कि आपदा का समय है, ऐसे में आपको लगता है कि बुजुर्गों के ऊपर दोहरी मार पड़ी है, वो निराश्रित हो चुके हैं, उन्होंने अपनों को खोया है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं उनको जल्द से जल्द पहुंचे। प्रकाश जी। प्रकाश जी, आपको अब मेरी आवाज मिल रही है? प्रकाश जी, आप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आ रही है जी। ओके। संतोष जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोरोना का कहर पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और मुझे याद है जब फरवरी 2020 में अचानक जब कोरोना वायरस ये सब आ गया है, और उस समय से ये कहा गया है कि एल्डरली आर द वल्नरेबल, हमारे घर में जो भी बुजुर्ग है उनका ख्याल रखिए। ये पहले दिन से हमें कहा गया है और अभी भी हम वही कह रहे हैं कि बुजुर्गों का ख्याल रखिए। और इस दौरान, इस कोरोना के महामारी में और इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी तकलीफें सबको उठानी पड़ी है, लेकिन बुजुर्गों को ज्यादा ही तकलीफें उठानी पड़ी है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई सारे बुजुर्गों ने अपना रोजगार खो दिया है, उनकी रोजी रोटी, नौकरी चली गई है। जो डेली वेजेस पे काम करने वाले बुजुर्ग भी तो बिल्कुल खाने के भी ताले पड़ गए थे। उसके बाद कई बुजुर्गों के बच्चे, उनके बेटे बेटियां, उनके भी जॉब चले गए हैं, लाइवलीहुड का प्रॉब्लम आ गया है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी था कि बुजुर्गों का ख्याल रखें, उन्हें संभालें। और मैं यहाँ अच्छी तरह ये भी बता सकता हूँ कि सरकार ने भी बहुत सारी कोशिश की है, क्योंकि मुझे याद है कि सरकार ने सबसे पहले ये ऐलान कर दिया था कि इन सभी लोगों को एक अनाज फ्री में दिया जाएगा। उस समय ये भी नहीं देखा गया है कि वो बीपीएल कैटेगरी के है या उसके ऊपर के लिए, सभी को दिया जाएगा। पता, इवन जो ऑरेंज कलर के भी राशन कार्ड वाले लोग थे उनको भी सरकार ने पूरी तरह से अनाज फ्री में दिया था। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे पहली जो मार इन पर पड़ी थी वो उनके पीठ पर नहीं, उनके पेट पर पड़ी थी जी। इसीलिए ये पहल बहुत जरूरी थी और हमें हमारे बुजुर्गों को संभालना और इस कोरोना के दौरान उनका ख्याल रखना ये पहले हमारा कर्तव्य है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ हमारे बुजुर्ग हमारी संस्कृति के धरोहर है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल प्रकाश जी, आपने सही कहा कि जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, वो हमारी धरोहर हैं। संजय जी, ये जो आपदा है इस समय सबके लिए चुनौतीपूर्ण है, बुजुर्गों के लिए दोहरी मार है कि वो अकेले रह गए हैं। ऐसे में आपको लगता है कि जो समाज की भूमिका है वो और बढ़ जाती है संवेदनशीलता के साथ? संतोष भाई, बिल्कुल सही आपने कहा, समाज की भूमिका तो बढ़ती है। सबसे बड़ी जो जरूरत है आज की वो है सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास इन लोगों का। बिल्कुल। देखिए क्या है कि एक बुजुर्ग अपना पूरा जीवन की उसने कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई या जिस भी तरीके से उनको बड़ा करने में लगाई, उसके बाद सडनली एक, जिसको कहते हैं ना, कभी सोचा भी नहीं होगा जीवन में इस जिसे काल का से जो है इस आपदा का सामना करना पड़ेगा, इस आपदा से जो है उनको अपने बच्चों का नुकसान हो गया, बच्चे चले गए। अब ऐसी स्थिति में वो बिल्कुल अकेले पड़ गए, जैसा आपने फरमाया अभी। तो अब क्या किया जाए कि जैसे कि देखिए फाइनेंशियल नीड्स हैं, सामाजिक नीड्स हैं, मेडिकल नीड्स हैं, बिल्कुल वो अकेले रह गए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है सरकार को, और न केवल सरकार को, सरकार के अलावा सामाजिक स्तर पे, जैसे आपने बताया, हम सबको अब जागृत होके ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि उनका डाटा निकालना पड़ेगा कि कौन कौन से, तो ये बड़े सूक्ष्म लेवल पे काम होना, हर गांव गांव में काम होना है।
शहर शहर में काम होना है, और इसके लिए जो जिला स्तर की जो हमारी कमेटियां बननी चाहिए, बिल्कुल। ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा होना चाहिए कि जिससे परिपक्वता से और तेजी के साथ, क्योंकि समय का भी समय बहुत बलवान है, जैसा कि हम देख रहे हैं। अब किसी के साथ इस खास तौर से इस दूसरी लहर में हमने देखा कि कई युवाओं का अंत हुआ, और उसकी वजह से ये जो हमारे बुजुर्ग हैं ये अब नहीं मतलब दुखी है, ये कष्ट में है। तो अब ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कि इनके लिए हम काम करें। प्रकाश जी, जैसे कि संजय जी कह रहे हैं कि सामाजिक भागीदारी को और बढ़ाने की जरूरत है, समाज की जो संवेदनशीलता है उसको बढ़ाने की जरूरत है। समाज कल्याण विभाग चिन्हित कर रहा है, ऐसे आंकड़े इकट्ठा कर रहा है अलग अलग राज्यों में। लेकिन प्रकाश जी, सामाजिक संगठन है, उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उनकी पहुंच गांव-गांव तक है, लोगों से उनका संवाद होता है, तो क्या सामाजिक संगठन ज्यादा बेहतर भूमिका अदा कर सकते हैं जो निराश्रित हुए, कोरोना से निराश्रित हुए बुजुर्गों को संरक्षण देने में? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है ये, क्योंकि ऐसे वक्त में सामाजिक संस्थाओं को साथ में लेकर चलने में ही बहुत अच्छी बात है, भलाई है। क्योंकि सामाजिक संस्थाओं की पूरी तरह पहुंच होती है, उनके पास मैन पावर होता है और वो काम ये कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज पूरे भारत भर में तकरीबन 11.5 करोड़ के लगभग आबादी है बुजुर्गों की। बुजुर्ग यानी जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, और उसमें से 40% बुजुर्ग ऐसे कि जो अकेले रह रहे हैं, यानी उनके बच्चे हैं या उनके रिश्तेदार, लेकिन कोई उनके साथ नहीं रहता है। तो आप समझ सकते हैं। और 90% सीनियर सिटीजन ऐसे बुजुर्ग ऐसे जिनको पेंशन नहीं है। जी 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 प्रकाश जी, या तो 90% बुजुर्गों को पेंशन नहीं है, दैट मीन्स उनको एक रेगुलर इनकम भी नहीं है। तो ऐसे में इस कोरोना के मार में जब उनको तकलीफ हो रही है, तो उन्हें मदद करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं की, सामाजिक दायित्व निभाते हुए बाकी कंपनीज और बाकी लोगों की भी है, और सबने मिलकर उन्हें काम करना चाहिए, उन्हें मदद देनी चाहिए। मुझे याद है जब ये शुरुआत हुई थी तब पता ही नहीं था कि क्या करे क्या ना करे। अवेयरनेस सबसे पहली बात तो वो इंपॉर्टेंट थी, एक अवेयरनेस, जन जागृति निर्माण करनी चाहिए। हमने कई बार ये कहा है और अभी भी हम कहते हैं, 3 चीजों का जरूर ख्याल में रखिएगा। पहली बात, आप मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन संतोष जी, मैं आपको बताऊं, इस सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे कई बुजुर्गों के ऊपर इमोशनल डिस्टेंसिंग तक का भी एक बुरा असर पड़ा हुआ है। लोग उनके पास जा नहीं रहे, बात नहीं कर रहे। मैं आपको बताऊं, हेल्पेज इंडिया में काम करते हुए मैं आपको ऐसे कई बातें बता सकता हूं कि कई बार बुजुर्ग लोग वही कह रहे हैं कि हमें कोई पूछ नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, हमें कुछ सामान की जरूरत है। और वो फिर हमें कॉल कर रहे हैं और हमें व्हाट्सएप पे उनकी लिस्ट भेज रहे सामान की, हम जाके उन्हें मुहैया कर रहे हैं। क्योंकि हम भी मानते हैं कि लॉकडाउन है, वो नीचे नहीं आ सकते, बाजार में जा नहीं सकते, सब तरफ बंद है, और ऊपर से अकेले रह रहे, फिर उनकी मदद तो कोई करना चाहिए। पास पड़ोस के लोग हैं लेकिन कोई उनसे बात भी नहीं करता है। यानी मुझे याद है संतोष जी की एक जगह पे जब हम ये राशन दे रहे थे, राशन बांटते समय एक बुजुर्ग की आंखों में आंसू आए थे, और वो मुझे कह रहे थे कि मैं यहाँ पे कई सालों से रह रहा हूँ, अब मेरे पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है, मुझे पता नहीं कल खाने को मिलेगा क्या। बिल्कुल, इसीलिए जरूरी है प्रकाश जी कि सबको मिलकर आगे आने की जरूरत है। इस समय आपदा का समय और सबका सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे जो तीसरे खास मेहमान है वो भी जुड़ गए हैं, विपिन कुमार जी हैं, डूसिप के सदस्य हैं। विपिन जी, आप शहरी बोर्ड को देखते हैं, आप उसके सदस्य हैं, क्या ऐसे मामले आप तक भी पहुंच रहे हैं कि कुछ ऐसे बुजुर्ग आप तक पहुंच रहे हैं जो निराश्रित हो चुके हो, जिन्होंने कोरोना के चलते उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया और आज वो असहाय हो? ऐसे बहुत सारे हैं संतोष जी, धन्यवाद। इस तरह का एक आपदा के समय में मीटिंग करना, और खास करके उस तबके को जो सबसे ज्यादा आइसोलेशन में रहता है जी, और उम्र के अंतिम पड़ाव में जब होते हैं तो सबसे ज्यादा सपोर्ट का जरूरत होता है। ऐसे में जब एक बीमारी इस तरह का आता है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, तो बुजुर्ग तो सबसे पहले ही एक समय के बाद अपने आप को अलग थलग किनारे बिल्कुल अकेला महसूस करने लगते हैं, अकेला रहते हैं। हम लोग को दिल्ली में जब मैं काम करता हूँ, बहुत सारे हमारे लगभग 205 रैन बसेरे हैं, और उसमें काफी बुजुर्ग लोग भी रहते हैं। कुछ संस्थाएं हैं जो बुजुर्गों को लेकर के स्पेशली काम करता है, जैसे हेल्पेज इंडिया संस्था है। इस दौरान में अमूमन तो हर साल में कई ऐसे केसेस आते हैं, लेकिन इस दौरान में कुछ केसेस हमारे सामने आए जो बहुत हैरत अंगेज था कि कुछ बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल दिए। बिल्कुल, एक बड़ी समस्या है ये जी, एक बहुत बड़ी समस्या है। और शास्त्री पार्क बस स्टैंड पर मुझे एक बुजुर्ग मिले थे
जो पिछले 3 दिन से उस बस स्टैंड पे ही रह रहे थे, वहीं कोई कभी कुछ दे दिया तो खा लिया और वहीं रहते थे, सोते थे। जी। फिर क्योंकि शेल्टर होम हम लोग चलाते हैं, तो पहले किसी ने मुझे अप्रोच किया कि इनको कहीं रख सकते हैं क्या। तो जो शेल्टर होम है वो तो इसके लिए है कि जिसके पास कोई आसरा नहीं है, बिल्कुल। कोई कहीं कोई जगह नहीं है। तो जब हमने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारा तो भाई घर है, लेकिन घर में बच्चों और बहू ने निकाल लिया है। फिर पुलिस के मदद से और उन लोगों से बात करके जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप भी कल बुजुर्ग होंगे, आपको भी ऐसे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपके बच्चे भी आपको वॉच करते हैं और आपसे लर्न करते हैं। तो अगर आप अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो बिल्कुल आपको भी ये दिन देखने पड़ सकते हैं। फिर वो उनको फैमिली के साथ रियूनाइट किया जी। लेकिन बड़ा ये दुखद परिस्थिति होती है, और ये कोविड के समय में लोग इसका एक बहाना बना लेते हैं। हमने उनसे भी पूछा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो बोले हमारे पास घर का खर्च चलाने का पैसा नहीं है। पैसा नहीं, कई तरीके के बहाने बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा कई विपिन तरह जी के आपने। बहाने हैं, ये सारे बहाने हैं। तो कोरोना के नाम पे अगर आप मतलब पूरा घर के सब लोगों के लिए खर्चा विपिन जी चला सकते हैं। जी जी। संजय जी, मैं जैसे विपिन जी ने कहा कि कई ऐसे मामले भी आ रहे हैं कि जिनके परिवारजनों ने बुजुर्गों को निकाल दिया। आपको लगता है क्या सामाजिक ताना बाना टूट रहा है, या फिर व्यक्ति सेल्फ सेंट्रिक हो गया है कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है? ये बड़ी कष्टदायक बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोग अपना जो सामाजिक जुड़ाव है उससे दूर होते जा रहे हैं। मेरा मानना है कि दो चीजों की बहुत आवश्यकता है संतोष जी। पहली चीज है कि आज चाहे वो इस तरह के बुजुर्ग हैं जैसा अभी बताया, या ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, उनमें एक सबसे पहले हमको सुरक्षा की भावना जागृत करनी। उसमें जैसा मैंने बताया सामाजिक संस्थाओं का, एनजीओस का, और संस्था जैसे कि अभी आपके साथ बैठे हुए दिल्ली सरकार के जो सदस्य हैं चलाते हैं जी, उस तरह की संस्थाओं को जोड़ना होगा। और एक बड़े वृहद तरीके से, बड़े तरीके से हमको एक न केवल उनमें भावना ये जागृत करनी है सुरक्षा की, और उनमें एक देखिए वो अकेले नहीं रह सकते हैं, हमको देखना है मेडिकल जरूरत भी उनको हो सकती है, कोई ऐसी चीज, जबकि अब अपने उम्र के ऐसे पड़ाव पे है कि जहां पे उनको मेडिकल इमरजेंसीज भी हो सकती है। तो ये एक तो सुरक्षा की भावना, उनको पता होना चाहिए कि उनका ख्याल रखने के लिए कोई है, उनको ये पता होना चाहिए कि खाना उनको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो भूख से मर जाएंगे, पहली चीज। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू संतोष जी आप अप्रिशिएट करेंगे, वो है मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग का। मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग भी इन लोगों का करके हम बहुत अच्छी तरीके से उनको जिस जकड़न में वो आ गए हैं, जिस कष्ट में वो बैठे हैं, उससे उनको निकाला जा सकता है। हमको देखना होगा, जैसा अभी बताया, 90% ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास आमदनी नहीं है, बिल्कुल सिर्फ 10% ऐसे हैं जिनको की आमदनी है। और ऐसी परिस्थिति में जब एक काला दौर है उनके जीवन में, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि उनका पुत्र चला गया, उनकी पुत्री चली गई, जिसके भरोसे उन्होंने अपना जो आखिरी फेज है जीवन का वो बिताना था, वो ही चला गया, तो क्या होगा। और एक इसके अलावा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिनके पोता पोती रह गए, उनको अपना भी ख्याल रखना है, पोता पोती 7-7, 8-8 साल के 2 बच्चे रह गए, उनको भी पालना है, कि ये रोंगटे खड़े हो जाते। मैं ये बोल रहा हूं और कष्ट से बड़ा मतलब कोई भी व्यक्ति विचलित हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में सरकारों का, एनजीओस का और सामाजिक जो लोग हैं, ताना बाना जिसे आप कह रहे हैं, उसको एक बार पुनः हमको जागृत करना होगा। और हमारा बहुत मजबूत होता था ताना बाना, हम सब जानते हैं, हमने देखा है इसका बहुत बड़ा असर होता था। कभी किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती थी, आज हमको पुनः उसको जागृत करना, बिल्कुल पुनः जागृत करना होगा। सामाजिक जो ताना बाना था वही हमारी जिम्मेदारियां तय करता था। विपिन जी, अगर हम जिम्मेदारियों की ही बात करें कि अब किसकी भूमिका सबसे अहम होगी, अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें, तो आपको लगता है कि उनको भी आगे आना चाहिए, किसी भी जो चाहे वो पार्षद हो या ग्राम प्रधान हो या विधायक हो, ऐसे मामलों में तो आगे आकर मदद कर सकता है, उनकी भी भूमिका तय होनी चाहिए। देखिए, ऐसे समय के लिए ही जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है कि जब वो
किसी विकट परिस्थिति में हो तो बिल्कुल उनको सपोर्ट करने वाले जो उनके प्रतिनिधि हों वो उनके साथ खड़े हों और उसके पक्ष में कुछ ऐसे नीतिगत उपाय लाए जिससे उनको राहत मिले। और मुझे याद आ रहा है कि पिछले 1 महीने पहले जब सेकेंड फेज में बहुत सारे डेथ्स हुए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक अनाउंसमेंट किया, जो कि और भी कई स्टेट ने भी इसमें पहल बिल्कुल किया, अलग अलग राज्यों ने किया है जी, अलग अलग राज्यों ने भी किया है। तो उसमें एक अच्छा है कि उन्होंने ये पहल किया कि जो डेथ हुए हैं उनके फैमिली को 5 लाख रुपीस का सपोर्ट मिलेगा, और जिसमें कमाने वाला परिवार अगर गुजर गया है, अगर बेटा था जो इनकम का सोर्स था और वो कोविड की वजह से डेथ हुआ है, तो उसके बच्चों को 18 ईयर तक पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी जी, और फिर उनके लिए एक स्कॉलरशिप का योजना भी लाया है। बिल्कुल। और बुजुर्गों को पेंशन का योजना लाया है। बिल्कुल। तो पेंशन, वृद्धा पेंशन तो पहले से था ही, लेकिन ये पेंशन और शुरू किया है, कोरोना पेंशन। ये अपने आप में एक स्टेप है जो राहत देगा। बिल्कुल, यही समय है, राज्य सरकारों की भूमिका, राज्य सरकारों को बहुत अहम हो जाती है, निभानी पड़ेगी। जनता जो टैक्स देता है उसको, उसके बदले में ऐसे समय में सरकार को आगे बढ़कर के जितना मदद करना चाहिए वो करना चाहिए जी, चाहे वो राज्य सरकारें हों या फिर जिला प्रशासन या फिर दूसरी बॉडीज हों, जिला प्रशासन हो, क्योंकि पेंडेमिक एक्ट जो है वो जिला प्रशासन को बहुत सारी जिम्मेदारियां देती है। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, जैसे कि विपिन जी कह रहे हैं कि राज्य सरकारों की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो चाहे वृद्धा पेंशन की बात करें, विधवा पेंशन की बात करें या विकलांग पेंशन की बात करें, ये इस समय और ज्यादा देखने की जरूरत है कि वो पेंशन उनको समय पर मिले, उनको कार्यालय के चक्कर ना लगाने पड़े, क्योंकि वो इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, निराश्रित हो चुके हैं। तो क्या ये भी निगरानी रखनी जरूरी है कि जो भी पेंशन से वो अपना लाभ उठा रहे हैं वो समय पर मिले? नहीं, बिल्कुल सही है, ये बहुत जरूरी है। देखो, ये आपदा की परिस्थिति है और इस आपदा की परिस्थिति में हमें सब एक साथ मिलकर काम करना है। सरकार, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या जिला प्रशासन हो या सामाजिक संस्थाएं, सब लोग मिलकर, क्योंकि अल्टीमेट हमारा उद्देश्य यही है कि बुजुर्गों को समय पे मदद मिले। और बुजुर्गों को क्या चाहिए, तो जी मैं बता रहा हूं, उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि आप उनके साथ है, खड़े हैं, डटे हैं, समय भी उनको थोड़े उनसे बात करने के लिए चाहिए। अब अगर पेंशन की भी बात करें तो मैं आपको बताऊं कि सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। डिजिटल इंडिया के तहत अभी हर एक के अकाउंट में डायरेक्ट पेंशन जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ग्रामीण बुजुर्गों की भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि उनके इसमें अभी तक वो डिजिटलाइजेशन हुआ नहीं है। तो ये जरूरी है कि बदलते दौर में भी हमें बुजुर्गों को भी बदलना है, हमें उन्हें मदद भी करनी है। हमारे हेल्पेज इंडिया की तरफ से हम लोग गए 2 साल से डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम खासतौर से कर रहे बुजुर्गों के लिए, ताकि उन्हें ये जो अकाउंट्स की बातें हो या ट्रांजैक्शन की बातें हो या ये ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, ये सब बातें उन्हें पता चले और उससे वो अपना ट्रांजैक्शन कुछ कर सके। और इसीलिए सबने मिलकर उनको मदद करना और काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं संतोष जी, क्योंकि जब भारत की बात होती है तो हमारे यहाँ संस्कृति और सभ्यता की बात होती है, और हमारी इसमें एक संस्कृति हमारी ये है कि जहाँ बुजुर्गों का आदर और मान सम्मान रखना चाहिए। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम थी, एक साथ सब रहते थे, ठीक है, समय के साथ साथ बदल रहा है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक हुई है, लेकिन लोग दूर होते जा रहे हैं अपने लोगों से, बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं। लेकिन बुजुर्गों को क्या चाहिए कि कोई उन्हें समझे, उनसे बात करे। जब ये बात जो करते हैं ना, नई और पुरानी पीढ़ी की, और लोग कहते हैं कि जनरेशन गैप, मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा जनरेशन गैप तो है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है। हमें बिल्कुल संवाद की कमी है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। संवाद बहुत जरूरी है, संवाद होना बहुत जरूरी, ताकि उनका जो अकेलापन है वो दूर हो सके। नहीं, और ऐसे समय में मैं आपको बताऊं तो जी कि उनको ये बताना जरूरी कि हाँ, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, उनका मनोबल ताकि बढ़ सके कि हम उनके साथ हैं, वो अपने आप को अकेला न समझे। संजय जी, एक चीज़ मैं और आपसे समझना चाहूँगा कि जैसे हम सभी जानते हैं कि बच्चों को गोद लेने की प्रथा है, सारा और कारा जैसे कानून भी हैं, क्या ये विचारधारा भी समाज में बढ़ाने की ज़रूरत है कि हम सिर्फ बच्चों को नहीं, अगर जिनके बड़े घर हैं, जो चाहते हैं मदद करना, तो वो ऐसे निराश्रित बुजुर्गों को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, उनका संरक्षण रख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं अपने घर में रहकर। क्या आपको लगता है इस पर भी समाज में एक नई विचारधारा बढ़ाने की ज़रूरत है?
देखिए, ये एक बड़ा अच्छा सुझाव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी हम लोग इतने परिपक्व नहीं है कि ये हम देखें कि ये होता दिखे। हो सकता है एक्सेप्शंस के तौर पे कई लोग इसको अपना सकते हैं और बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन जो सरकारी जो प्रयास है उनका और जो सामाजिक हमारे प्रयास हैं उनके द्वारा हमको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की आवश्यकता है, बिल्कुल पुनर्वास केंद्रों की आवश्यकता है। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जैसा अभी एक उदाहरण दिया कि वो बस स्टॉप पे रह रहा है एक वृद्ध व्यक्ति, इस तरह की परिस्थिति ना बने, पहली चीज। दूसरी जो सबसे तो सामाजिक और आर्थिक में हमें 3-4 चीजें देखनी बहुत जरूरी है। पहला हमें देखना है कि एक आमदनी का सोर्स हो जाए। बहुत अच्छा सा बताया कि पेंशन योजना, कोरोना पेंशन योजना की तर्ज पे कई राज्यों ने इस तरह की पेंशन योजनाएं करी हैं। अब खेती को मैं आपको बात करूं, एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है कि वो खेती कैसे करे, तो वहां पे एक परिपक्वता के साथ एक कोई सॉल्यूशन उनको भी देना होगा। हमको देना होगा। बहुत अच्छी सी बात कही कि एक मुश्त राशि दें। एक मुश्त राशि देने के बाद उसको पता एक गंभीरता आ जाती है, थोड़ा सा उनको संशय ये नहीं रहता कि अब कोई एकदम कष्ट आ जाएगा, जैसे 5 लाख रुपए की बात हुई। इसके अलावा एक और छोटा सा उपाय जो अभी कुछ एक राज्यों ने किया है, और वो है कि बल्कि केंद्र सरकार भी उसमें प्रयासरत है, बीमा देने की योजना। कोरोना से जो प्रभावित लोग हैं उनको ये कहना है कि देखिए अब जो हो गया सो हो गया, आगे के जीवन में आपको कोई विपत्ति ना आए, उसमें बीमा देने की भी आवश्यकता है। मैं 2 और बातें कह के अपनी बात पे विराम दूंगा। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपसे कह रहा था, जैसा अभी किसी और ने भी कहा कि हमको एनजीओस को लेना पड़ेगा। एनजीओस के साथ साथ जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं उनको लेना पड़ेगा एसडीएम के संरक्षण में, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पे ज्यादा ग्रसित हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहां पे कई कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे भी जिले हमारे 250 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पे कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कम प्रभावित हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक कमेटी बननी चाहिए, उस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों को, डॉक्टर्स को, लॉयर्स सबको आगे आने की जरूरत है, उनको जोड़ के और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके, एसडीएम के द्वारा लेके, सबसे पहला जो काम है वो है आइडेंटिफिकेशन होना, डाटा बनाना, और उसके बाद उनको पुनर्वास करना। बिल्कुल, पुनर्वास डाटा आएगा, चिन्हित होंगे, तभी पुनर्वास की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकेगी। विपिन जी, हर माँ बाप का ये विश्वास होता है कि वो अपने बच्चे का बचपन संवार रहा है तो वो उसका जो बुढ़ापा होगा वो संवारेगा। अगर हम वृद्धाश्रम की बात करें तो क्या इस आपदा के समय वहां भी लोग कम जा पा रहे हैं, लोग ज्यादा सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, लोग कम मदद कर पा रहे हैं? देखिए, कोरोना का जो पहला फेज था उस समय काफी लोग आगे बढ़ चढ़ करके लोगों को मदद करते थे, सामान मुहैया कराते थे, डोनेशन देते थे, जो जिस लेवल पे हो सकता था करते थे। लेकिन ये देखा गया कि धीरे धीरे जैसे जब दूसरा वेव आया तो इस तरह से नागरिक समाज में जो एनजीओ कमी आ गई, वो लोग तो थोड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जो सपोर्टर था, जो इंडिविजुअल फैमिलीज हैं या जो इस तरह के लोग थे, वो बहुत कम हो गए हैं सपोर्ट करने वाले। और ये माना जाता है, जैसा हमारे साथी बता रहे थे कि पहले जैसे ज्वाइंट फैमिली था तो उसमें बुजुर्ग लोग को के साथ पूरा बड़ा परिवार रहता था, हमेशा कोई बात करने वाला होता था, तो सुनने वाला होता था, बच्चे होते थे जो जिनके साथ वो खेलते थे, और बच्चे हमेशा हर एज के होते थे तो उनका टाइम उनसे कट जाता था, बिल्कुल, और उनका ध्यान भी अच्छे से रखा जाता था। अभी जो न्यूक्लियर फैमिली, धीरे धीरे फैमिली जो जिस तरह से टूट रहा है, और बिल्कुल एकाकी परिवार का जिस तरीके से चलन हो रहा है, विपिन जी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। जी, समय की बहुत कमी है विपिन जी। जी, मैं अपना एक लास्ट, जी, ओल्ड एज होम जो है वो एक लास्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं है तो ओल्ड एज होम तो जरूर होना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि जनता को, पब्लिक को ये सोचने का मौका है, ये आपदा ये मौका दे रहा है कि हमें अपने परिवार को बचाना है, तो केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, पूरे परिवार के बारे में, पूरे परिवार के बारे में सोचना है, जो आसपास के लोग हैं उनके बारे में भी सोचना है। आपदा के समय तो सबको इकट्ठा होना पड़ता है, जैसे पहले गांव में। बिल्कुल प्रकाश जी, आपको लगता है कि कुछ राज्यों ने जो 12 महीने की पेंशन होती थी उसको 2 महीने और बढ़ा दिया, यानी कि वो 14 महीने की पेंशन दे रहे हैं, ताकि जो आपदा का समय है आर्थिक रूप से उनको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही
चीज़ों से हम जो निराश्रित बुजुर्ग हैं उनको संरक्षित कर सकते हैं, सामाजिक संगठनों के माध्यम से संरक्षित कर सकते हैं, या समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो भी ऐसे बुजुर्गों का सहयोग कर सकते हैं? प्रकाश जी, लास्ट कमेंट बहुत ही संक्षिप्त में। यह बिल्कुल जरूरी है। जैसे सरकार ने ये पहल की है 12 की बजाय 14 महीने की पेंशन, वैसे समाज में रहने वाले हर एक प्रशिक्षित व्यक्ति हो, एनजीओज हो या कॉर्पोरेट जो भी है, कंपनी जो जिनके पास सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत भी आकर ये लोग मदद कर सकते हैं। उन्हें ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ चाहिए कि भरोसा दिलाने का कि हम आपके साथ है। ठीक है, पैसा चाहिए, जरूरी है, सामान भी उन्हें चाहिए, लेकिन इसके साथ उनके साथ बात करना, कनेक्टिविटी भी, वो चीज भी बहुत जरूरी है। ओल्ड एज होम में भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम्स खत्म हो गए, वो लोग अकेले हैं, वैसे ही अकेले अभी और अकेले हो गए। अब वर्चुअली सेशन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके साथ, जैसे आज जूम मीटिंग के द्वारा जैसे हम आपके साथ जुड़ चुके, वैसे ही हम ये बच्चों को, कॉर्पोरेट किए गए एम्प्लॉइज को हम बुजुर्गों के साथ जोड़ रहे हैं। क्यों ना ऐसे वर्चुअल प्रोग्राम हम किए जाए ताकि ये कनेक्टिविटी हो जाए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया तरीका आज हमारे सामने बिल्कुल बहुत बढ़िया आपदा है, और इसमें जो बुजुर्ग हैं वो भी प्रभावित हुए, हर वर्ग हर लोग प्रभावित हुए हैं। आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की कि कैसे हम जो निराश्रित बुजुर्ग हैं उनको संरक्षण दे सकते हैं। इसमें सबकी अपनी अपनी अहम भूमिका है, राज्य सरकारों की भूमिका है, जिला प्रशासन की भूमिका है, वहां पर काम कर रहे जो सामाजिक संगठन है उनकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो संवेदनशीलता के साथ ये बताना जरूरी है कि वो अपने आप को अकेला ना समझे, हम सब उनके साथ हैं, सरकारी सहायता, सरकारी संरक्षण भी उनके साथ है। ये जरूरी है कि वो अपने आप का, अपना जो मनोबल है वो बढ़ा कर रखे। तो आपको हमारा कार्यक्रम मेरा हक कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है कमरा नंबर 226 कॉपरेक्स मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110000 का हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23386947। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन करें तो दिल्ली का स्टडी कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।